नमस्कार दोस्तों आज बात कर लेते हैं एक भाषा की लोकप्रियता की। और उस सिलसिले में मैं आपको ये थोड़ा सा आपसे कुछ जानकारी बांट रहा हूँ कि आज के वक्त में भी जापानी जो छात्र हैं जापान के स्कूलों के और कॉलेजेस के, उनमें सबसे लोकप्रिय भाषा जापानी भाषा के अलावा वो अंग्रेज़ी नहीं है, वो हिंदी है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय भाषा है वो हिंदी है, जापानी भाषा को छोड़कर। और अगर दूसरी भाषाएं वो पढ़ते भी हैं, अंग्रेज़ी या मंदारिन, तो उनके पास दलील होती है कि ये तो सिर्फ नौकरी पेशा के लिए हैं, लेकिन हमारी पसंदीदा जो भाषा है जिसको हम पसंद करते हैं पढ़ना, वो हिंदी है। और इसका ज़िक्र जो है ये बहुत सारी सर्वेक्षणों में, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं ने और वहाँ की कुछ फाउंडेशंस ने इसका ज़िक्र किया है। और एक ग्लोबल स्कूल्स फाउंडेशन है, उसने विशेष रूप से ये सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत किया है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहाँ के जो जापानी छात्र हैं स्कूलों में और कॉलेजेस में, वो 10 भारतीय भाषाएं पढ़ते हैं। अलग अलग, ये नहीं कि एक ही बार में 10 भाषाएं पढ़ते हैं, वहाँ भी फार्मूले तो भाषाओं के हैं, लेकिन हिंदी के अलावा जो उन्हें पढ़ना पसंद है वो भाषा संस्कृत भी है और तमिल भी है। तमिल भी वो पसंद करते हैं क्योंकि ये क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में आती हैं, क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में आती हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं और इनका जो साहित्य है वो हिंदी से भी पुराना माना जाता है। इसलिए इनको वो लोग अच्छा साहित्य पढ़ने की ज़रूरत से इनका भी वो अध्ययन बाकायदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब जब वहाँ गए तो उनसे बहुत सारे जापानी बच्चों ने और बहुत सारे वहाँ के जापानी नागरिकों ने हिंदी में बात की। और उनके लिए ये एक आश्चर्य वाली बात थी कि यहाँ के लोगों में हिंदी के प्रति इतना उत्साह, इतना प्रेम, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। और मित्रों, शायद यही कारण है कि उस देश में जो सर्वाइवल का जो एक इंस्टिंक्ट है, जो एक अस्तित्ववाद की एक बात है उनमें, और जो सभ्यता और रहन सहन और कल्चर और संस्कृति, इन सारे विषयों को लेकर जितनी जागरूकता, जितनी शालीनता, जितनी विनम्रता जापानियों में देखी जाती है वो बहुत कम देखी जाती है। और इसलिए जितनी भी राष्ट्रवाद की भी कहावतें बनती हैं वो उन्हीं के माध्यम से बनती हैं। और उन्हीं के माध्यम से जो कहावतें बनती हैं उनमें एक छोटी सी बात आपसे बांट लेता हूँ कि एक जापानी बच्चे से पूछा गया कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हो, तो उस बच्चे का जवाब था, मैं गौतम बुद्ध से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। और दूसरा सवाल ये था कि गौतम बुद्ध पे अगर कोई हमला करे तो क्या करोगे? तो कहा, मैं उस आदमी का सिर काट लूँगा। और तीसरा सवाल ये था कि अगर गौतम बुद्ध जापान पर हमला करे तो क्या करोगे? बच्चे ने एक पल के लिए सोचा, उसके बाद कहा, मैं गौतम बुद्ध का सिर काट लूँगा। देश, नेशन उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाला है और उसके लिए वो मर मिटने को और अपनी जो जीवन मूल्य हैं, अपनी आस्थाएं हैं, उनको भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। मित्रों, ये भी आपको मालूम होगा कि वहाँ अगर बौद्ध धर्म के ज़्यादा अगर ग्रंथ देखने हो, पांडुलिपियाँ देखनी हो, तो आपको जापान में भी काफ़ी हद तक बड़ी मात्रा में मिल जाएंगी, क्योंकि वो भी एक देश ऐसा रहा है जिसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और पाली भाषा का अध्ययन, उसकी भी प्रवृत्ति वहाँ पर डाली, संस्कार डाले। और वो संस्कार उस देश को अपेक्षाकृत ज़्यादा शांत और ज़्यादा सुसंस्कृत और ज़्यादा सभ्य देश बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषताएं होती हैं जो राष्ट्रवाद की नज़र में भी और किसी भी देश की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। शुक्रिया।